हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, जो संविधान के भाग 4A में वर्णित किया गया है। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज के लेक्चर की हाईलाइट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, मूल कर्तव्यों की परिभाषा को देखेंगे, फिर मूल कर्तव्य कितने प्रकार के उनको देखेंगे की सूची देखेंगे, फिर इन मूल कर्तव्यों की विशेषताएं क्या हैं, इन मूल कर्तव्यों की कुछ आलोचना की गई है उसको देखेंगे, इन मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है, और लास्ट में देखेंगे हम लोग मूल कर्तव्यों के अध्ययन के आधार पर आधारित क्वेश्चन मैं दूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब भी टॉपिक कोई पढ़ते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट होता है। कम से कम ये पता लगता है कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक सबसे मज़ेदार बात क्या होती है कि जब हम लोग तैयारी करते हैं ना, तो पढ़ते तो हैं हम लोग, ठीक है, पढ़ते तो हैं हम लोग, लेकिन डायरेक्शन ज़्यादा सही नहीं रहता हम लोग का। तो डायरेक्शन सबसे ज़्यादा सही है, डायरेक्शन रखना। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है आज के समय में। आज के समय में स्मार्टनेस होनी चाहिए, ठीक है, स्टडी विथ स्मार्टनेस। आप पढ़ तो रहे हैं, बट उस पढ़ने का या उस मेहनत का कैसे यूटिलाइज करना है, कम समय में कैसे मैक्सिमम आउटपुट लेके आना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए धीरे समय के साथ साथ सीखते ही रहेंगे हम लोग। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है या हैं। तो पहला है, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। मतलब इन्हें लागू करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई, पहला कथन तो ये है। दूसरा है, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले बता दूं कि इसका आंसर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये देखना है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आप इसका आंसर दीजिएगा। कब दीजिएगा? जब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तब देखिएगा इसका आंसर क्या है। चलिए फिर दूसरा है क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्य रखें, यह उपबंध किस में किया गया? पहला है संविधान की उद्देशिका में, दूसरा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, सी आंसर है मूल अधिकार में, और डी आंसर है मूल कर्तव्य में। तो आप देखिएगा कहाँ है इसका आंसर, तो आप ऐसे ही दे देंगे कि जिसका अध्ययन कर रहे हैं ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए फिर भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, लास्ट में तो अध्ययन आधारित प्रश्न का उत्तर देना ही आपको। चलिए अपने टॉपिक को देखते हैं, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। कहाँ पे किया गया है इसको याद रखना है, भाग 4 में। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 51 क में। इसमें कितने हैं इस समय मौलिक कर्तव्य? 11 हैं। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर या संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। भारतीय संविधान में इन्हें पूर्व सोवियत संघ यानी कि आज का जो रूस है, इसी के संविधान से प्रभावित होकर शामिल किया गया है। भारत के अतिरिक्त प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसके संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। आप कहेंगे कि रूस में तो शामिल किया गया है, तो रूस साम्यवादी देश था, लोकतांत्रिक देश नहीं था, ठीक है। और इस समय भी जो रूस है, पूर्व सोवियत संघ तो पूरी तरह से साम्यवादी ही था। इस समय जो रूस है वो भी कहा जाता है कि वो सूडो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, ठीक है। इस समय बहुत ज़्यादा पुतिन ने क्या किया है कि एक तरह से कहा जाए कि वो मतलब लोकतांत्रिक देश बहुत कम है, क्योंकि पुतिन ने अपने विरोधियों को तो जेल में डाल दिया है, तो मरवा दिया है, और चुनाव होता है उसमें एक तरफा 87% वोट लेके जीत रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कोई लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है लगभग रूस में। चलिए, रूस के संविधान में यह घोषणा की गई है कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए। मतलब सीधे सीधे बात है कि नागरिकों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता उनके कर्तव्य और दायित्व के निष्पादन से जुड़ी हुई है। अगर आप नागरिकों के अधिकार प्रयोग करना है आपको, या स्वतंत्रता का उपभोग करना है, तो अपने कर्तव्य और दायित्वों का निष्पादन कीजिए, उसी अनुसार में क्या मिलेगा आपको? अधिकार और स्वतंत्रता मिलेगी। ये कहा गया है रूस के संविधान में। भारतीय संविधान में जिस प्रकार राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं, अभी हम लोग इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें राज्य के ऊपर दायित्व दिया गया है या निर्देश दिया गया है कि भाई राज्य ये करेगा, बाउंडेशन नहीं दिया गया राज्य के ऊपर। उसी तरह से यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं, उसी प्रकार नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य हैं। दोनों का पालन स्वेच्छा पर निर्भर है, इसके लिए किसी प्रकार की विधिक बाध्यता नहीं है।
तो हम लोग जो पहला क्वेश्चन पढ़े थे ना कि विधिक बाध्यता है कि नहीं है, तो उसका आंसर मिल गया यहाँ पे। तो इसी तरह से देखेंगे ना कि कोई चीज़ पढ़ेंगे तो उसका आंसर मिलता जाएगा। एक सलाह मैं और आपको दूंगा कि आप जब भी पढ़ें तो नोट्स जरूर बनाएं। आप रेडीमेड नोट्स पे मत डिपेंड रहा कीजिए। बहुत से स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत अच्छा तरीके से करते हैं, लेकिन नोट्स नहीं बनाते हैं। उनको लगता है कि नोट्स क्यों बनाना है जब रेडीमेड मिल जा रहा है। देखिए, रेडीमेड नोट्स पे कभी भरोसा मत कीजिए। आपका नोट्स होगा वो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो आप नोट्स बना लीजिए, समय के साथ उसमें रिफॉर्म करते रहिए, अच्छी चीज़ उसमें जोड़ते रहिए, ठीक है। कोई अच्छा पॉइंट मिल जाए तो उसमें जोड़ते रहिए, बट नोट्स अपना हमेशा आप बनाइए, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कर्तव्य और अधिकार के बीच में महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट क्या है, ये भी देखते हैं कि गांधी जी ने कर्तव्यों के महत्व, अधिकारों के साथ उनके संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा कि अधिकार का स्रोत कर्तव्य, मतलब कर्तव्य से ही अधिकार निकलते हैं। यदि सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को खोजने दूर नहीं जाना पड़ेगा, और यदि अपने कर्तव्यों को पूरा किए बिना हम अपने अधिकारों के पीछे भागेंगे तो वह छलावे की तरह हमसे दूर होंगे। हम जितना उसका पीछा करेंगे वह उतना ही और दूर होते जाएंगे। जिन अधिकारों के हम पात्र होना चाहते हैं व उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं, वे सभी अच्छी तरह निभाए गए कर्तव्यों से ही प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि बिना कर्तव्य के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि हम अगर कोई अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों को करना चाहिए, तभी हमें अधिकारों का उपभोग करना चाहिए। अदरवाइज हम सिर्फ अधिकारों के पीछे भागेंगे, कर्तव्य नहीं करेंगे तो अधिकार हमसे दूर होते जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य हैं। अगर दोनों का समान रूप से पालन किया जाए तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो यही चीज़ है, ठीक है। इसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह से इमैनुअल कांट जो दार्शनिक हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया अधिकार और कर्तव्यों के बारे में, कि कर्तव्यों के बिना अधिकार नहीं है और अधिकारों के बिना कर्तव्य अधूरे हैं। तो इस तरह से उन्होंने व्याख्या की है। तो जाहिर सी बात है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था। इन्होंने, स्वर्ण सिंह समिति ने क्या किया था, 8 प्रकार के मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था। और साथ में इन्होंने ये भी प्रावधान किया था कि इन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर संसद द्वारा आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान किया जाए। इन्होंने ये भी सिफारिश की थी कि 8 प्रकार के मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया जाए, और इन मूल कर्तव्यों के उल्लंघन की दशा में संसद द्वारा आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान करने का सिफारिश किया था। लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया, सजा के प्रावधान को स्वीकार नहीं किया गया, और 8 की जगह 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया, और वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। तो इस तरह से जान लीजिए कि जब संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जब मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था तो उसमें मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक 11वां मूल कर्तव्य को इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। अब हम आते हैं मूल कर्तव्यों की सूची कौन कौन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मूल कर्तव्य कौन कौन से, इनको याद रखना है। कोशिश कीजिएगा कि याद रहे। नहीं याद रहता है तो भी बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम क्वेश्चन में आए तो आपका दिमाग हो जाए कि हाँ, इस तरह का मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। देखिए, पॉलिटी से संबंधित जो भी सवाल आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट की ज़रूरत यूपीएससी को नहीं होती है। तो आप ये मत दिमाग में रखिएगा कि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा फैक्ट की ज़रूरत होती है। यूपीएससी में फैक्ट उतना ही चाहिए जितना कि आपके किसी कथन को या तथ्य को क्या करते हो, या किसी बात को क्या करते हैं, प्रूव करते हो। तो ये सपोर्टिंग एलिमेंट है, ये साइड हीरो के रूप में है। मेन हीरो तो आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मेन हीरो है, सपोर्टिंग रोल में कौन है, ये फैक्ट्स हैं। बस इतना याद रखिए। पहला क्या है, संविधान का पालन करें। जाहिर सी बात है, क्या करें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें या आदर करें। ये भी हो गया, ठीक है। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूते बनाए रखें, ठीक है। ये भी हो गया मौलिक कर्तव्य। अगला है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। ये चौथा हमारा मूल कर्तव्य है। पांचवा हो गया, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।
तो ये जो दिया गया मौलिक कर्तव्य, और इसका सबसे ज़्यादा हनन कौन पाँचवें का कर रहे हैं? हमारे राजनेता कर रहे हैं, जो सामाजिक विद्वेष को या धार्मिक विद्वेष को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से कहा जाए कि एक तरह से अब चुनाव चल ही रहा है लोकसभा का, तो आप देख ही रहे होंगे, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बाकी चीज़ें आप समझ लीजिए। तो ये भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का विकास करना है। धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग के आधारित कोई भी भेदभाव को प्रोत्साहित नहीं करना है, और ऐसी किसी भी प्रथा का हमको पालन नहीं करना है जो स्त्रियों के सम्मान और गरिमा के विरुद्ध है। तो ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है। छठा क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति, जो कंपोजिट कल्चर है, कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। मतलब जो हमारी सांस्कृतिक जो समरसता या मिली जुली संस्कृति है, ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, तो इसको क्या करना है? इसके महत्व को समझना है और इसका परिरक्षण का मतलब इसको संरक्षित करते हुए रखना है। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अब इसी तरह की बात कुछ की गई थी। देखिए, मैं जब आपको डिस्कस हो रहा था हम लोग का राज्य के नीति निषेधक तत्वों में, तो उसमें भी कुछ इसी तरह की बात की गई थी। ठीक है, अब आप बताइएगा कि अनुच्छेद में किया गया था, 47 में किया गया था, 48 में किया गया था, 49 में किया गया था। अब आप याद रखिएगा, बताइएगा। ठीक है, तो इसी तरह की बात किया गया था। तो वहां पे राज्य को कहा गया था कि राज्य इस तरह से करे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे लोगों से अपेक्षा की गई है। तो दोनों में अंतर देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर अगला है 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये भी है। फिर 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो ये चीज़ यानी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अब ये मौलिक कर्तव्य है, तो इसलिए कितना हम लोग करते हैं सार्वजनिक संपत्ति। आप देखते होंगे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा उदाहरण देखते होंगे कि ट्रेनों के टॉयलेट में जो डिब्बे होते हैं, ठीक है, उसको सिक्कड़ से बांध के रखा जाता है। अब सोचिए, हम लोग सार्वजनिक संपत्ति को इतना सुरक्षित रखते हैं कि ट्रेनों के टॉयलेट में जो डिब्बे होते हैं उसको भी चेन से बांध के रखा जाता है, कि हम लोग सार्वजनिक संपत्ति पे एकदम पोजीशन न लेने की भाई इसको हम लेके जाएंगे। तो उसके लिए रेलवे क्या करता है? उसको बांध के रखता है कि भाई पोजीशन मत लो, अभी रहने दो, लोगों के काम आएगा। और हिंसा से दूर रहें। कितना हिंसा से दूर रहते हैं हमको पता है, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग हैं। चलिए, ठीक है, फिर भी ये मौलिक कर्तव्य हम लोग का है। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, तो इससे है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, मतलब आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर नई उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। यही है मौलिक कर्तव्य। ये 10 मौलिक कर्तव्य थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए, जबकि ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। ये कब जोड़ा गया है? ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के धारा 4 के तहत इसे जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करेगा। राज्य का ये क्या किया गया है? राज्य के ऊपर ये कहा गया है, और ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 45 में फिर इसको कहा गया है कि प्रत्येक राज्य क्या करेगा कि बच्चों के लिए इस तरह के वातावरण विकसित करेगा जिससे उनकी प्राथमिक शिक्षा सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाए। और यहाँ पे मतलब बच्चों के माता पिता के लिए एक मौलिक कर्तव्य दिया गया है कि भाई बच्चों की शिक्षा के लिए आपको क्या करना है? प्रयास करते रहना है। तो यहाँ पे ये 11 मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने देख लिए। फिर आता है मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं क्या हैं। तो इन विशेषताओं को देखते हैं। पहला विशेषता है इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। अब क्या है? इनका कैटेगराइजेशन कर दिया गया मौलिक कर्तव्यों का। तो कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। मतलब कुछ नैतिक रूप से हमको करना चाहिए और कुछ नागरिक होने के नाते करना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। तो कुछ नैतिक कर्तव्य और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। दूसरी विशेषता क्या है? ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। अन्य शब्दों में ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। ठीक है भाई, इसमें क्या है
इनका पालन कीजिए, उनका पालन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, सब किया गया है। तो ये भारतीय परंपरा को संरक्षित करने की बात की गई है, उसकी कलाकृतियों को संरक्षित करने की बात की गई है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब बातें कही गई हैं। तीसरा है मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, ठीक है, जबकि कुछ मूल अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी मिले हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी तुलना कर दी गई है कि जो मूल कर्तव्य हैं ये सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, जबकि मूल अधिकार में कुछ मूल अधिकार जो थे वो सिर्फ नागरिकों के लिए, जैसे 15, 16 था, 19 था, ये किसके लिए था? ये नागरिकों के लिए था। 29, 30 भी है, ये नागरिकों के लिए था। बाकी जो है सभी मूल अधिकार वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए प्राप्त हैं। लेकिन मूल कर्तव्य किसके लिए? मूल कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए। तो यही इसकी एक विशेषता है। फिर अगली विशेषता क्या है कि मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, मतलब इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं, कि इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकता कि नहीं न्यायालय के द्वारा इनको लागू किया जाए कि भाई ये मूल कर्तव्य नहीं है तो इनको दंडित किया जाए, या मूल कर्तव्य का पालन नहीं करें तो इनको दंडित किया जाए, ऐसा नहीं है। तो ये मूल कर्तव्य की विशेषताएं हैं। अब हम लोग आते हैं मूल कर्तव्यों की आलोचना। इनको क्रिटिसाइज किया जाता है मूल कर्तव्यों को, तो किस आधार पर क्रिटिसाइज किया जाता है? तो देखिए, पहली आलोचना तो ये की जाती है कि यह सूची अपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि कुछ अन्य कर्तव्य जैसे कर अदायगी, मतदान व परिवार नियोजन, ये भी क्या होना चाहिए? मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया है। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने कर अदायगी इत्यादि को मूल कर्तव्यों में शामिल करने का सिफारिश की थी, लेकिन शामिल नहीं किया गया, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि ये मौलिक कर्तव्य तो नहीं भी रहेगा तो भी तो कर दायरे से संबंधित होने के कारण हम लोग देते ही हैं कर। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी लग गया तो जीएसटी सभी दे रहे हैं, अगर पक्की बिल ले रहे हैं तो जीएसटी दे ही रहे हैं। और डायरेक्ट टैक्स है जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वो भी लगभग दे ही रहे हैं सब ईमानदारी से। चलिए, मतदान, ठीक है भाई, मतदान तो जो अगर अवेलेबल है वो मोस्टली दे ही रहा है, इसमें जानते हैं लोकसभा का चुनाव चल ही रहा है। हालांकि मतदान अधिक से अधिक होना चाहिए, लोगों का ये क्या है, ये लोकतंत्र का महापर्व है मतदान, तो मतदान में सबसे ज़्यादा भाग लेना चाहिए बढ़ चढ़ कर, क्योंकि एक सामान्य नागरिक है, उसके हाथ में है अपने भविष्य का निर्माण, उसके हाथ में है। वो मतदान के थ्रू अपने निर्णय को व्यक्त करते हुए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है और प्रतिनिधियों को अपने लिए कानून बनाने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है। तो मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे मजबूत जो नागरिकों के हाथ में है वो मतदान है, मताधिकार है। अगर वो मताधिकार का प्रयोग जितना अधिक से अधिक करेंगे, लोकतंत्र की जड़ें उतनी ही अधिक मजबूत होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको भी शामिल करने के लिए कहा गया था मूल कर्तव्यों में, लेकिन इनको शामिल नहीं किया गया, तो इसलिए कहा जाता है कि मूल कर्तव्यों की सूची थोड़ी अधूरी है। दूसरी आलोचना की जाती है, कुछ मूल कर्तव्य अस्पष्ट, बहुअर्थी व कुछ दुरूह हैं, जैसे उच्च आदर्श। सही बात है। अब उच्च आदर्श में कैसे डिफाइन किया जाएगा कि कौन से उच्च आदर्श हैं? फिर है समग्र संस्कृति। अब कैसे डिफाइन किया जाए कि कैसे कौन क्या है, तो समग्र संस्कृति होगी। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाएगा? क्योंकि भारत में या कहीं भी दुनिया में कोई भी समाज है, वो अपने किसी भी रूढ़िवादी सोच को वो कहता है कि ये वैज्ञानिक सोच है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत से लोग दकियानुसी बात करेंगे तो उसको तुरंत कह देंगे कि अरे नासा ने इसको कहा है। नासा जैसे नहीं कोई बोल देता है कि गोबर कोहिनूर हीरो से उसको नासा ने कहा। अरे भाई, नासा को इतना टाइम है कि तुम्हारे गोबर पर रिसर्च करे, ठीक है। या कह देते हैं कि नासा ने ये कहा है, ये किया है, तो उनको भी लगता है कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि किसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण माना जाए, इसको भी तो स्पष्ट होना चाहिए। चलिए, अगली आलोचना की जाती है कि ये गैरवाद योग्य हैं, मतलब ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। तो गैरवाद योग्य होने के कारण आलोचना का कहना है कि ये केवल नैतिक आदेश मात्र हैं, मतलब ये नैतिक आदेश हैं व्यक्ति के लिए, कोई बाध्यकारी नहीं है। तो मानना या उनको न मानना व्यक्ति की ऊपर निर्भर करता है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि नैतिक आदेश ही हैं मात्र। फिर अगला है, संविधान में इन्हें सम्मिलित करने को कुछ विद्वानों द्वारा अतिरेक कहा गया, क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबद्ध न भी हों, ठीक है। अब ये है कि भाई ठीक है, संविधान से संबद्ध नहीं है, सबको मूल कर्तव्य मानना है, तो ये हुआ कि ये क्या मतलब हुआ, ठीक है। चलिए, लेकिन एक आलोचना करने वाली बात है कि आलोचना की जा सकती है, अगर आएगा लिखने के लिए तो पॉइंट्स हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि संविधान में कोई भी चीज़ शामिल की गई है तो आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सुझाव दे दीजिए, कमियां थोड़ी सी बता दीजिए, लेकिन ये नहीं कि एकदम आप मारिए धज्जियाँ उड़ा दीजिए उसकी, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखिए, दो चीज़ है आप लोग को एक मान के चलिए कि जो यूपीएससी की जो आप रिक्रूटमेंट है उसमें ये कि आप क्या हैं, आप कार्यपालिका के अंग बनाए जा रहे हैं, ठीक है।
और कार्यपालिका के अस्थायी अंग हैं आप लोग, ठीक है, जिसको हम लोग प्रशासन कहते हैं। आपका काम है नीतियों को लागू करना, नीतियों को बनाने का काम विधायिका का है, आपका काम है नीतियों को लागू करना। और आप नीतियों को लागू कैसे करेंगे? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार लागू करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी संवैधानिक प्रावधान किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको नीतियों को लागू करना है। अगर कुछ कमियां भी दिख रही हैं तो सुझाव के रूप में देना है, आलोचना नहीं करना है। तो दरअसल यूपीएससी में बहुत से स्टूडेंट की कॉपी चेक करते हुए मैंने देखा है ना कि जब वो कोई चीज लिखते हैं तो इतना रूड हो जाते हैं कि जैसे लगता है कि धज्जियां उड़ा देंगे, पत्रकार बन जाते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है हम लोग को। अगर किसी चीज से सहमत नहीं भी है तो हम लोग को सुझाव के रूप में उसको बताना है, ना कि पत्रकार की भाषा में एकदम धज्जियां उड़ाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जैसे मुझे याद है कि एक स्टूडेंट ने कॉपी दिया था और भ्रष्टाचार के ऊपर उसने लिखा था निबंध। तो उसने शुरुआत ही ऐसा की थी कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार सभी चिल्लाते हैं, कहां भ्रष्टाचार दुनिया में नहीं है, लोगों को यही भ्रष्टाचार दिखता है, और जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ और चिल्लाते हैं। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है, अगर इस तरह की आप लैंग्वेज को यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत हार्ड लैंग्वेज है, आपको इस तरह की बात नहीं करनी है, ठीक है। तो बहुत माइल्ड लोग लिखना है, बहुत जज्बाती नहीं हो जाना है, ठीक है। चलिए हम लोग और देखते हैं इसके आगे, मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है। तो देखिए मूल कर्तव्यों का महत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आलोचना तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है इसका? अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय यह नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं। ठीक है, अधिकारों के प्रति तो सभी लालायित होते हैं लेकिन कर्तव्यों के प्रति कोई लालायित नहीं होता है। तो ये मूल कर्तव्य याद दिलाते हैं कि भाई तुम अधिकारों का तो प्रयोग कर रहे हो लेकिन तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी हैं, उनका भी पालन तुम्हें करना चाहिए। तो ये क्या करते हैं? नागरिकों को कर्तव्य का पालन करना सिखाते हैं या उसकी तरफ याद दिलाते हैं। तो पहला तो यही है कि नागरिक कर्तव्य को क्या करते हैं? याद कराते हैं। दूसरा है मूल कर्तव्य राष्ट्र व समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को क्षति पहुंचाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने इत्यादि के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। भाई ये कहते हैं कि देखो ये संभाल कर देखो, राष्ट्र मूल कर्तव्य तुम्हारा ये है कि राष्ट्रध्वज को क्षति न पहुंचाओ, उसका अपमान न करो, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट न करो। ये सब क्या है? एक तरह से उसको चेतावनी के एक तरह से कहा जाए कि उसको याद दिलाते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य इस तरह का आदेश नहीं देता है। फिर क्या है? मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। प्रेरणा स्रोत का मतलब है कि ये सिखाते हैं कि भाई इस तरह से अनुशासन रहिए, प्रतिबद्ध रहिए, इस तरह से नागरिक कर्तव्य हैं आपकी, इस तरह से काम करना चाहिए, एक सभ्य नागरिक बनिए, एक आदर्श नागरिक बनिए। तो ये क्या करते हैं? प्रेरणा स्रोत की तरह से होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? प्रेरणा स्रोत हैं और ये अनुशासन तथा प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में एक सक्रिय भागीदार है। तो ये भी है मूल कर्तव्यों की जो भूमिका या महत्व है। अगला है मूल कर्तव्य न्यायालयों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता तथा उनके परिरक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये न्यायालयों को देखने में आता है कि भाई ये मूल कर्तव्य के अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये भी किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करने में भी सहायता करते हैं। देखिए अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, मोहन कुमार सिंघानिया वाद 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 51 का उपयोग उनकी संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए अस्पष्ट कानून की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। मतलब अगर कोई कानून है उसकी संवैधानिकता को निर्धारित करने के लिए या कानून की अस्पष्टता को निर्धारित करने के लिए इसकी सहायता ली जा सकती है मूल कर्तव्यों का। तो यहाँ पे दिमाग में आपको एक चीज़ रखना है कि मौलिक अधिकारों के चैप्टर में और नीति निर्देशक तत्वों में अलग अलग प्रावधान है, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों में भी कहा गया कि ये केवल नैतिक आदेश मात्र है राज्य के लिए, लेकिन वहाँ भी क्या है कि राज्य कोई कानून बनाएगा तो उसके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, वो क्या है? दार्शनिक हैं, उसके मार्गदर्शक हैं और उसके मित्र हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि कानून की व्याख्या करने में भी क्या कर सकते हैं? राज्य की सहायता करते हैं। मूल कर्तव्यों का ये महत्व है। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि आज के क्वेश्चन का जो हम लोग अध्ययन किया इसके आधार पर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए है लोक चुनाव में मतदान करना, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो आप इसमें से जो एप्रोप्रिएट आंसर है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो ये हम लोग का टॉपिक था जिसके विषय में हमने चर्चा किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।